हेलो। हम आज केस फ्लो का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 31। ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। तो बेटा बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना होगा और इसमें टेक्स्ट का स्टेटमेंट बहुत ही स्पेशल है, उसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा क्वेश्चन को पढ़ें, पहले यहाँ वीडियो देखने के पहले पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ये वीडियो देखें और समझने के बाद भले आप इसको नोट कर लें, लेकिन फिर से इस क्वेश्चन को अपने से एक बार सॉल्व करें। इतना बेहतरीन बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द क्लास वर्क। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड क्या दिया बेटा? बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर मार्च 2001 एंड 2002। बेटा मार्च 1 2 दो बैलेंस शीट दी गई है और इसी से हम हमेशा कैश फ्लो बनाते हैं। ओके ठीक है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले असेट साइड से देखें। असेट्स में बेटा क्या है? गुडविल। गुडविल देखिए बेटा, 10 से घटकर 9 रह गई। 1000 से गुडविल राइट ऑफ हुई होगी। इसका मतलब हम इसका क्या करेंगे? जो प्रॉफिट है उसमें ये 1000 का राइट ऑफ घटा हुआ होगा और इसके घटने से कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ होगा। तो ये हो गया नॉन कैश आइटम, इसको हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। ओके ठीक है बेटा। फिर है लैंड बिल्डिंग, 4 से 480 हुई, इसमें एडिशन भी हुआ होगा और डेप्रिसिएशन भी। ये तो हम देखेंगे बाद में कितना एडिशन कितना डेप्रिसिएशन। प्लांट 3 लाख से घटकर 270 रहा, शायद डेप्रिसिएशन। फिर इन्वेस्टमेंट 1 लाख से घटकर 70 रह गए, मतलब इन्वेस्टमेंट बेचे गए। ओके बेचे। अब कितने प्रॉफिट लॉस पर देखेंगे। स्टॉक 90 से 120, डेटर्स 1 लाख से 86, ये तो इंक्रीज डिक्रीज देख लेंगे। उसके बाद एडवांस टैक्स, ये एक स्पेशल पॉइंट है। एडवांस टैक्स इधर 50 है, इधर 40 है, मतलब प्रीवियस ईयर के लिए जो टैक्स दे दिया गया है वो है एडवांस टैक्स 50। ये 50 टैक्स पिछले साल दिया जा चुका है फॉर प्रीवियस ईयर, है ना। और ये 40 एडवांस टैक्स ये करंट ईयर में दिया गया होगा फॉर करंट ईयर। ओके अब आगे देखते हैं इसका और क्या होता है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। प्रीपेड एक्सपेंसेस 20 से 45 हुए, बैंक 85, 110, कैश 45, 35। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ओपनिंग कैश एंड बैंक ये है। इन्वेस्टमेंट तो हम बेटा हमेशा मानते हैं लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म होते हैं तो इसको भी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ लेते हैं, उसको हम हमेशा मानते हैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि बेटा 1 में से 730 ही बिके हैं, बाकी तो बचे हैं ना। अब देखिए ओपनिंग कैश कितनी थी बेटा? 85 प्लस 45 मतलब 130, और क्लोजिंग कैश एंड बैंक 110 प्लस 35 145 है ना बेटा। इसका मतलब कैश 130, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 130 से 145 हुआ, मतलब कितने से बढ़ा? 15,000 से बढ़ा। तो हमारा आंसर आ गया, हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आने वाला है 15,000। हमारा आंसर आ गया। जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है, इन तीनों से जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो वगैरह जो भी आएगा उसका नेट कितना होगा? 15,000 का नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट, मतलब हमारे पास नेट 15,000 से कैश इस ईयर में बढ़ी है। ठीक है बेटा, हमारे आंसर अवेलेबल है इसमें। ठीक है अब ये तो हमने देखा असेट साइड। ठीक है अब बेटा इधर देखते हैं लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में इधर शेयर कैपिटल 5 से बढ़कर 750 हुई। देखते हैं कि 250 का जो इंक्रीज़ है ये हमारा इन्फ्लो है या नहीं। यदि ये शेयर्स कैश में इशू हुए हैं तो इन्फ्लो है, यदि ये शेयर्स कैश में इशू नहीं हुए हैं तो इन्फ्लो नहीं है। देखना होगा इसमें कितना इन्फ्लो कैश में है। प्रेफरेंस कैपिटल 2 लाख से घटकर 1 लाख रह गई, 2 से 1 मतलब 1 लाख रुपीज़ से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हुई है, तो ये हमारा आउटफ्लो है फाइनेंसिंग में। ओके उसके बाद
सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। इस ईयर में जो शेयर्स इशू हुए हैं उस पर प्रीमियम 10,000 से मिली है, और प्रीमियम चूँकि मिली है शेयर कैपिटल पर, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। फाइनेंसिंग का इनफ्लो है ना बेटा। देखिए फिर रिज़र्व 70 से बढ़कर 1 लाख हुआ। 70 से बढ़कर 1 लाख हुआ मतलब रिजर्व में एडिशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है ना P&L, यहाँ से इस साल कुछ अमाउंट रिजर्व में भेजा गया है। ठीक है। फिर P&L 45 से 50 हुआ। ओके, ओपनिंग 45, क्लोजिंग 50। इधर डिवेंचर 2 लाख से घटकर 0, मतलब डिवेंचर रिडीम हो गए, पे ऑफ हो गए। ये हमारा आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हमारा फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है ना बेटा। और इस पर 10% रेट का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन न भी कहे इंटरेस्ट के बारे में तो ध्यान रखना है, इस पर इंटरेस्ट का इशू ज़रूर हमें कंसिडर करना है। डिवेंचर हैं तो उस पर इंटरेस्ट की रेट भी गिवन है, तो इंटरेस्ट का पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना होगा। ये पॉइंट आप एग्ज़ाम में भूल सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे कि इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें ये 10%। ठीक है बेटा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये हमारी ऑपरेटिंग लाइबिलिटी है, क्योंकि वेजेस एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। क्रेडिटर ऑपरेटिंग लाइबिलिटी। टैक्स प्रोविज़न ओपनिंग 60, क्लोजिंग 80। 60 प्रोविज़न लास्ट ईयर था जो बनाया जा चुका है लास्ट ईयर, और इसका असेसमेंट होगा इस साल। और 80 प्रोविज़न कब बनाया, इस साल बनाया गया होगा। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ओके, ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इसका मतलब यदि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी यहाँ दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में, इसका मतलब यहाँ जो प्लांट मशीनरी है ना, ये ओरिजिनल कॉस्ट पर है। कॉस्ट पर क्यों है, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन घटा हुआ नहीं है। डेप्रिसिएशन कहाँ घटा हुआ है, यहाँ घटा हुआ नहीं है, यहाँ से घटा हुआ नहीं है, तो फिर कहाँ लिखा हुआ है वो, यहाँ लाइबिलिटी में लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी। मतलब यहाँ हमें एक नई अकाउंटिंग भी यूज़ करनी होगी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के लिए। ओके, तो इसका मतलब ये कि ये प्लांट अकाउंट है एट ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है। यदि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है मतलब डेप्रिसिएशन उधर असेट में से घटा हुआ नहीं है। ठीक है बेटा। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1, रुपीज़ 1 lakh इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम। ओके, 1 लाख के शेयर इशू किए गए 10% प्रीमियम पर, मतलब 10,000 मिली है प्रीमियम। अच्छा, 1 लाख के शेयर इशू हुए, यहाँ तो हमारा शेयर की बिल बढ़ रही थी 5 लाख से बढ़ के 7.5 लाख, और ये तो बोलते हैं 1 लाख का ही इशू है, और प्रीमियम तो ठीक है, इस पर 10% से 10,000, ये तो ठीक है। लेकिन कैपिटल 5 से बढ़कर 6 लाख होना चाहिए, तो 7.5 लाख है। इसका मतलब इसके अलावा भी कोई इशू है। देखते हैं 150 का इशू इसके अलावा और क्या है, लिखा होगा आगे बेटा, देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 शेयर was issued as a bonus. 1 share was issued as a bonus for every 10 shares held out of general reserve. ओके ओके, क्या हुआ बेटा, हर 10 शेयर के बदले में 1 शेयर्स बोनस में इशू किया गया है, और ये बोनस इशू जनरल रिजर्व से है। ओके, और ये हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, मतलब इस इशू के पहले। इसका मतलब इस पर बोनस नो बोनस, इस फ्रेश इशू पे नो बोनस, क्योंकि बिगिनिंग में ही ये बोनस इशू लाया गया। ठीक है, और बिगिनिंग में ये शेयर तो थे नहीं फ्रेश इशू। तो बेटा बिगिनिंग में शेयर की बिल कितनी थी, 5 लाख। कितनी थी, 5 लाख 10 वाले, मतलब नंबर ऑफ शेयर बेटा ये एट द रेट ऑफ हमको पता है 10 रुपीज़ वाले है ना, एट द रेट ऑफ 10 ही बताया है। कैसे माने एट द रेट ऑफ 10, क्योंकि देखिए बेटा रुपीज़ 1 लाख बोला है यहाँ पर। ठीक है मन, ठीक है, वैसे डेट मान सकते कुछ भी कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर शेयर पर एवरी 10 शेयर है, एवरी 10 शेयर, यदि हम शेयर को 10 रुपये का माने, 10 रुपये का, यदि बेटा 10 रुपये के शेयर थे 5
5 लाख की शेयर कैपिटल 10 रुपये वाली, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 50,000। और बेटा हर 10 के बदले एक बोनस, तो बोनस कितना रहा होगा? 50,000 शेयर्स पे कितना? 5,000 शेयर्स का, ठीक है। अल्टीमेटली हम ये कहेंगे 5,000 शेयर्स का बोनस है 10 रुपये वाला, मतलब अमाउंट ऑफ बोनस कितना हो गया? 50,000। आप यदि शेयर 100 का मानेंगे तो भी अमाउंट तो बेटा अमाउंट तो 50 ही आएगा, तो बोनस का अमाउंट रहा ₹50,000। तो जो 50,000 का बोनस का अमाउंट है, आप शेयर 10 का माने, 1 का माने, 100 का माने, आपका अमाउंट ऑफ बोनस तो 50 आना है। तो बेटा 50 से शेयर कैपिटल वो बढ़ी, तो 5 लाख की जो शेयर कैपिटल थी, 5 लाख की शेयर कैपिटल थी ओपनिंग में, 10 के बदले 1 मतलब 10% का बोनस इशू है, 50 का बोनस इशू हो गया, कैपिटल 550 होगी। फिर 1 लाख का फ्रेश इशू और आया था 10% प्रीमियम पर, ये होगी 650, लेकिन ये तो 750 है। ओके, अभी भी हमारा हो रहा है 650 और ये हो रहा है 750, इसका मतलब अभी भी 1 लाख का इशू कुछ और है। देखते हैं आगे क्या है नया पढ़ने में। देखिए बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स of rupees 1 lakh was converted into equity share। अच्छा, 1 लाख की जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुई है ना, उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके रिडीम किया गया है। इसका मतलब ये जो रिडम्शन है 1 लाख का, यहाँ से 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हुई होगी और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई होगी। मतलब इन प्रेफरेंस होल्डर को इक्विटी शेयर इशू करके रिडीम कर दिया गया, तो ये हो गया रिडम्शन बाय कन्वर्जन। इसमें कोई कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो 1 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं उसके बदले नए शेयर्स दिए गए हैं, तो इससे कोई आउटफ्लो नहीं और इसके इशू पर कोई इनफ्लो नहीं। ओके, अब क्लियर हुआ? मुझे तो हो गया बेटा, आपको भी शायद हुआ हो। अब देखिए बेटा, ये शेयर कैपिटल जो 5 लाख थी, 5 लाख ओपनिंग, इसमें 50 का तो क्या था? बोनस इशू। 1 लाख का क्या था? फ्रेश इशू जो गिवन है, और 1 लाख का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के बदले कन्वर्जन। तो ये हो गई कैपिटल 750। अब हमें समझ में आया कि कैपिटल 5 से 750 कैसे हुई। ओके, तो बेटा सिर्फ ये 1 लाख ही नकद में आया है, ये फ्रेश, ये बोनस इशू, नो कैश रिसीव्ड, ये डिवेंचर के बदले इक्विटी शेयर का इशू, नो कैश रिसीव्ड। ओके, ध्यान रखिएगा 1 लाख की कैश ही फ्रेश इशू से आई है और प्रेफरेंस के रिडम्शन पर कोई कैश बाहर नहीं गई है। हाँ, ये प्रीमियम जरूर हमें कैश में मिली है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। अब पॉइंट आता है बेटा टैक्स का। टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 2001, मतलब ये बेटा है प्रीवियस ईयर, वॉज सेटल्ड एट 90,000 बाय द असेसिंग ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर ने प्रीवियस ईयर के लिए टैक्स फॉर द प्रीवियस है बेटा 2001 कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर के लिए टैक्स 90,000 डिटरमाइन किया, सेटल किया, असेस किया, फाइनलाइज किया। ओके, ध्यान रखना इस पॉइंट को कि 90 का टैक्स फाइनलाइज हुआ है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से। डेप्रिसिएशन की रेट लैंड बिल्डिंग पर 20% है, याद रखेंगे। प्लांट मशीनरी कॉस्टिंग 30, WDV 10 was disposed of during the year. Okay, समझा बेटा? मशीनरी कॉस्टिंग 30, मशीन कॉस्टिंग 30, WDV 10 was disposed of during the year। बेटा 30,000 उसकी कॉस्ट थी, WDV 10 थी, ये डिस्पोज ऑफ कर दी गई, मतलब बेच दी गई। अब ये नहीं कहा कि कितने में बेची गई, तो क्या मानेंगे? WDV 10 की थी, 10 में बिकी, नो प्रॉफिट नो लॉस, ज़्यादा में बिकी प्रॉफिट, कम में बिकी लॉस। तो एज्यूम क्या करना पड़ेगा कि 10 की WDV की प्लांट 10 में ही बिक गई, बुक वैल्यू भी बिक गई, मतलब WDV भी बिक गई, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये एज्यूम करना पड़ेगा। और बेटा 30,000 उसकी कॉस्ट है, 10 उसकी WDV है, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था? 20,000 क्या है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, 30 कॉस्ट, 10 उसकी WDV, तो 20 क्या रहा? वो डेप्रिसिएशन जो उस पर अभी तक लग चुका था। ओके बेटा, इधर इन्वेस्टमेंट
परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 40 के खरीदे गए। एंड कंपनी also sold some of the investment at a loss of 10%. ओके, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग थे 1 लाख, क्लोजिंग है 70। बेटा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थे 1 लाख के, है ना बेटा। 40 के ये परचेस किए गए ना, 40 के तो खरीदे गए, तो 40 के खरीदे गए तो हो जाना चाहिए 140। बेटा 140 वाले बचे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस जो गिवन है ना, 70 ही गिवन है बैलेंस शीट में, ये गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बैलेंस शीट फिगर क्या आया, 140 के हो गए थे खरीदने के बाद और 70 ही बचे, मतलब 70 के बिक गए। 70 की बुक वैल्यू के इन्वेस्टमेंट बिक गए 10% के लॉस पर, मतलब ये 10% लॉस पर बिके। तो ये बिके होंगे 77,000 में, नो जी 10% लॉस पे बिके मतलब बुक वैल्यू से कम पे बिके। 10% बुक वैल्यू से कम पे बिके मतलब 63 में बिके होंगे। ओके, ये बिके 63 में, इस पर 7 का क्या हुआ होगा, लॉस। ओके ठीक है बेटा, ये भी हम ध्यान रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की परचेज दी है, सेल हमें निकालनी पड़ेगी बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। एन आइटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन आइटम इन द स्टॉक ऑफ ₹20 was wrongly valued at 27, was wrongly valued at 27। उसकी सही वैल्यू क्या थी 20, उसको गलती से ले लिया गया 27 पर, है ना। ठीक है, अब ये स्टॉक जो 20 का था उसको गलती से 27 पे ले लिया गया, विच वॉज रेक्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा इस गलती को साल के बीच में ड्यूरिंग द ईयर पर फोकस करें। रेक्टिफाई कर दिया गया स्टॉक को, जो गलती से 27 पे लिया गया था उसको वापस 20 पे ले आया गया। अब बेटा ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैलेंस शीट में हमें, जो बैलेंस शीट होती है ना उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया है। तो ये बेटा ये जो बोल रहे हैं कि 20 का स्टॉक 27 पे लिया गया, ये ओपनिंग के लिए बोल रहे हैं या क्लोजिंग के लिए बोल रहे हैं, सोचो ज़रा। क्लास होती तो ज़रूर मैं आपको टाइम देता माइंड लगाने के लिए, लेकिन अभी कैसे क्या हो पाएगा बेटा, फिर भी अब बताओ ना, नहीं बता पाओगे, चलो छोड़ो मैं बताता हूँ क्या होगा। बेटा रेक्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर, बेटा जो ओपनिंग स्टॉक होता है क्लोजिंग होता है, ये गलती क्लोजिंग में होती तो क्या ये रेक्टिफिकेशन, और ये है ड्यूरिंग द ईयर, ये बीच का है ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग के बाद और क्लोजिंग के पहले ये है ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा इसमें रेक्टिफाई हुआ, मतलब डेफिनेटली जी ओपनिंग स्टॉक ही रेक्टिफाई हुआ होगा, तो ये गलती ओपनिंग स्टॉक की है, 20 का स्टॉक 27 पे ले लिया गया। ओके, अब करें क्या इसमें, इसको हम कैसे डील करें, कैसे ट्रीट करें। ओपनिंग स्टॉक, बेटा ओपनिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 7,000 से ज़्यादा ले लिया गया। बेटा यदि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 7,000 ज़्यादा ले लिया गया, बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है पिछले साल का, ये लास्ट ईयर है 2001, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 7,000 ज़्यादा ले लिया गया, इससे पिछले साल का नेट प्रॉफिट 7 से बढ़कर आ गया होगा, है ना बेटा। इसका मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट है 2001 की, इसमें ओपनिंग स्टॉक भी 7 से बढ़ा हुआ है और प्रॉफिट भी 7 से बढ़ा हुआ है। देखिए बेटा समझिए इसको ठीक से, ये गलती साल के बीच में आके ठीक हुई है, पर ओपनिंग में तो गलत था ना, तो हमें भी ठीक करना पड़ेगा। बेटा ये जो ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए स्टॉक, ये बेटा 90 है ना, इसमें एक स्टॉक ऐसा जो 20 पे लेना चाहिए था, ये उसकी सही वैल्यू थी पिछले साल, लेकिन गलती से इसको 27 में इस पर जुड़ा हुआ है, ये ले लिया गया। इस 90 में ये वाला आइटम 20 पे जुड़ा होना था, पर गलती से 27 पे ले लिया गया, तो ये स्टॉक 7 से कम करना पड़ेगा, 7,000 ज़्यादा पे है। जब इधर
7 से हम स्टॉक कम करेंगे असेट साइड से, तो इधर जो हमारा प्रॉफिट है ये भी 7 से कम होगा, ओपनिंग प्रॉफिट। शॉक लगा क्या? नो, सही ट्रीटमेंट है। समझो बेटा ना, जब स्टॉक ज़्यादा है पिछले साल का तो ये प्रॉफिट भी तो ज़्यादा है पिछले साल का, तो हमें प्रॉफिट भी साइमल्टेनियसली कम करना पड़ेगा। तो होगा क्या बेटा? डबल इफेक्ट होंगे ना रेक्टिफिकेशन एरर के। क्या होंगे डबल इफेक्ट? हम 7000 से ये स्टॉक भी कम करेंगे और ये प्रॉफिट भी कम करेंगे। 7000 से हमारी असेट साइड भी कम हो जाएगी और 7000 से हमारी लाइबिलिटी साइड भी कम हो जाएगी। ये है। और इसके बाद हम इफेक्ट देंगे, जो भी हम कैश फ्लो में आइटम लेंगे वो करेक्ट वाला लेंगे, स्टॉक 7 से कम करने के बाद और प्रॉफिट ओपनिंग वाला 7 से कम करने के बाद। ये है इफेक्ट ऑफ दिस एरर। ठीक है। फिर लिखा है डिवेंचर्स हैज़ बीन रिडीम इन द मिडिल ऑफ द ईयर, साल के बीच में। इसका मतलब इस पर इंटरेस्ट बेटा 2 लाख के डिवेंचर, ये 10% इंटरेस्ट रेट है, ये मिड में रिडीम हुए, तो इस पर इंटरेस्ट 10% से 20,000 देंगे या 10,000? 20,000 होता है साल भर का, देंगे सिर्फ 10,000। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000 दिया गया होगा और ये हमारा प्रॉफिट में घटा हुआ होगा, प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा और फाइनेंसिंग में इसका आउटलुक दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ की स्पेशल पॉइंट, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 120, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है बेटा। हमें मैक्सिमम क्वेश्चन में पीएनएल बनाकर नेट प्रॉफिट निकालना होता है। यहाँ नेट प्रॉफिट 120 गिवन है और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सारे खर्चे घटाने के बाद जीपी माइनस ऑल एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में टैक्स भी घटा हुआ होगा डेफिनेटली, और हमें इसमें टैक्स जोड़कर इसे बिफोर टैक्स लाना पड़ेगा। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है बेटा? नेट प्रॉफिट का मतलब ही क्या है? आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। यदि एक्सपेंसेस घटे हुए हैं तो डेफिनेटली टैक्स भी घटा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी एक यूजुअल सा एक्सपेंसेस है, वो भी हमें जोड़ना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेने के लिए, क्योंकि टैक्स को हम अलग से आउटलुक दिखाते हैं, स्पेशल डिस्क्लोजर है टैक्स का, इसलिए प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका हम अलग से आउटलुक दिखाएंगे। सैलरी, रेंट, ये भी खर्चे हैं, इसका हम चूँकि अलग से आउटलुक नहीं दिखाते तो वो जोड़ने की ज़रूरत नहीं, वो घटे रहने दो। लेकिन टैक्स को चूँकि अलग से आउटलुक दिखाते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, इसलिए यहाँ पर टैक्स जोड़ देंगे और नीचे टैक्स का आउटलुक अलग से दिखाएंगे। तो ये प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, इसको लाएंगे बिफोर टैक्स। ओके, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग भी है और स्पेशल एडजस्टमेंट भी टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इट विल टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब शुरू करें सॉल्यूशन। अब इसमें मैंने फॉर्मेट भी नहीं बनाया है, हम क्वेश्चन पूरा ही आपके सामने करेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, लेकिन फिर से जाकर वापस से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व तो करना ही होगा। ओके, ठीक है बेटा, शुरू करते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है बेटा? 10th। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फलाना फलाना कंपनी जो भी है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। ओके, और ये क्वेश्चन कौन सी मेथड से होगा बेटा? इनडायरेक्ट से। क्यों इनडायरेक्ट से होगा? क्योंकि इसमें रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर निकालने के लिए सेल गिवन नहीं है, पेमेंट टू सप्लायर के लिए परचेस गिवन नहीं है, COGS गिवन नहीं है और एक्सपेंसेस भी डिटेल नहीं दी है। तो ये क्वेश्चन हमेशा होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा इनडायरेक्ट मेथड से। पर्टिकुलर अमाउंट का फाइनल कॉलम, आपको क्लास जैसा फील आया इसलिए मैं आपको ये फॉर्मेट यहीं बना रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है,
लेकिन आपके क्लास वाले फील्ड के लिए, आप क्लास वाले फील्ड के लिए डॉट भी ज़रूरी है। पर क्या करूँ बेटा, सामने होता तो मैं ज़रूर डालता। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। यहाँ पर हमेशा क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमेशा चाहिए होता है। बिफोर टैक्स और हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर टैक्स, तो हम क्या करेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए यहाँ कुछ कर लेंगे, बेटर होगा यहीं कुछ कर लेंगे, ताकि वर्किंग ना बनाना पड़े। वर्किंग नोट वैसे ही बहुत बनने वाले हैं, यहीं कर लेंगे बेटा, है ना। इसकी में नंबर 1 एडजस्टमेंट फॉर शुरू होता है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम होता है बेटा, सबसे पहले नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल वगैरह जो भी है। उसके बाद होता है एडजस्टमेंट फॉर आइटम्स टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मेट आपके लिए ईजी रहेगा। इसके बाद हमें मिलता है, ये सब करने के बाद हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें आता है फिर इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, सबका इंक्रीज डिक्रीज के बाद यहाँ आता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। इसके बाद अभी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ना। अब देखिए, हाँ, इसके बाद इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। इसके बाद हमें मिलेगा नेट कैश जनरेटेड या यूज जो भी है, नेट कैश जनरेटेड या यूज जो भी है फ्रॉम ऑपरेशन, जनरेटेड होगा फ्रॉम ऑपरेशन या जो भी होंगे बाद में लिख देंगे। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इसके बाद इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसमें जो भी आता है, उसके बाद जब तीनों एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो नेट कैश जनरेटेड, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। इसके बाद यहाँ जाता है बेटा, ये यदि हम यहाँ ले लें तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इससे क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। मुझे जगह छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर टोटल लगाने के लिए मुझे जगह चाहिए, क्योंकि ओपनिंग में कैश बैंक दोनों है। इसके बाद यहाँ मिलेगा हमको क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये हमारा आंसर होगा।
और बनेंगे ढेर सारे वर्किंग नोट। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया जाए? देखिए बेटा, ओपनिंग जो कैश एंड बैंक है वो तो हमें पता ही है ना। ओपनिंग कैश और बैंक दोनों को मानते हैं कैश। बेटा ओपनिंग में 85 प्लस 45 है, ये 130 है। ओपनिंग कैश एंड कैश बैंक 130। क्लोजिंग में यही चीज़ 110 प्लस 35 है, कैश बैंक मिलाकर ये हो गया 145। तो बेटा हमें आंसर पता पड़ गया कि ये कैश आंसर कितना आना चाहिए। बेटा हमारा आंसर जो ये फाइनल आंसर है कैश में कितना, तीनों एक्टिविटी का मिलाकर, वो हमें पता है कि हमारी कैश बैंक 130 से बढ़कर 145 होगी। मतलब यहाँ आंसर हमें पता पड़ गया कि 15,000, ये आंसर 15,000 आना चाहिए, हमको पता है ये आंसर क्या आना चाहिए, 15,000। ठीक है, बाद में लिखेंगे, पर आंसर तो तय है कि 15,000 आना ही चाहिए। ओके ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, यहाँ पर हम बना देंगे वर्किंग नोट एज रिक्वायर्ड। वर्किंग नोट नंबर 1। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या हुआ, अब यहाँ पर हम वर्किंग नोट कैसे बनाएं, स्टेप्स कहाँ से लें, कैसे शुरू करें, जैसा भी हो। तो हम सबसे पहले वैसे हम जनरली बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, पर यहाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, पर यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स, और हमें नेट प्रॉफिट दिया है, हमें चाहिए बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट हमें दिया है आफ्टर टैक्स। तो क्या करना पड़ेगा, हमें नेट प्रॉफिट को में टैक्स जोड़ना पड़ेगा। अब उसके लिए हम टैक्स का एडजस्टमेंट सबसे पहले कर लें। बेटा सबसे टिपिकली टैक्स का है, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और स्पेशली मुझे तो लगता है इस क्वेश्चन में सबसे खास ही टैक्स वर्किंग है। अब ये वर्किंग मैं आपको कैसे बताऊँ। देखिए बेटा, ओपनिंग टैक्स का हम बात करें, इसमें क्या हुआ है, एडवांस टैक्स भी अलग से दिया है। ये क्वेश्चन इसलिए स्पेशल हो गया कि एडवांस टैक्स भी इसमें साथ में दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको, आप यदि कंफ्यूज ना होते हो तो मैं आपको इसमें अलग अलग मेथड से टैक्स का ट्रीटमेंट बताना चाहता हूँ। एक तो होता है बेटा टैक्स का ट्रीटमेंट अकाउंट बनाकर, जो सिस्टमेटिक तो है, एग्ज़ाम में आपके लिए ज़रूरी नहीं कि अकाउंट बना के करें, पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ अकाउंट। ठीक है बेटा, और मैं बगैर अकाउंट के बताऊँगा। बेटा एक अकाउंट बना हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स। मुझे लग रहा है कि मैं अकाउंट बना के क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता सकता हूँ, ईजी पड़ेगा। आप सामने होते तो मैं पूछ लेता, पर अब नहीं है तो मैं आपका सारे बच्चों के अरमान पूरे कर देता हूँ। दोनों मेथड से बताता हूँ, जिनको आँख बंद करनी है बंद कर ले, वैसे भी कहीं तो सो रहे होंगे। देखो बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स अकाउंट, और देखिए बेटा क्या, एक अकाउंट जनरली मैं बनाता हूँ टैक्स पेबल। जब ये दो अकाउंट बनते हो तो टैक्स पेबल बनता है। यदि कंपनीज फाइनल अकाउंट में आपको अलग से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि 3 अकाउंट बनाकर बताइए, एग्जाम में अलग से इस पर क्वेश्चन आ सकता है टैक्स अकाउंटिंग पर, तो इसकी अकाउंटिंग देख ही लें यहाँ पर। देखिए बेटा, हम देखें ओपनिंग प्रोविज़न कितना था, देखा हमें टैक्स में बेटा दो चीज़ निकालनी है, एक तो टैक्स नेट प्रॉफिट में जोड़ना है, और एक टैक्स पेड यहाँ लेना बचा है, इनकम टैक्स पेड। तो हमें दो चीज़ निकालनी है, नेट प्रॉफिट में टैक्स कितना घटा हुआ है वो भी, और टैक्स कितना पे हुआ है वो भी। मैं आपको अकाउंट बनाकर समझा रहा हूँ जो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, पर ठीक है बेटा। ओपनिंग टैक्स प्रोविज़न था, मेरी ड्यूटी की मैं आपको दोनों बता दूँ। ओपनिंग टैक्स प्रोविज़न था 60,000 और क्लोजिंग टैक्स प्रोविज़न है 80,000। ओपनिंग एडवांस टैक्स था 50, ओपनिंग एडवांस टैक्स जो पिछले साल दे चुके थे 50,
और क्लोजिंग एडवांस टैक्स का बैलेंस आ रहा है 40। ठीक है, और क्वेश्चन में एक पॉइंट नंबर बेटा क्या दिया था टैक्स को लेकर के, पॉइंट नंबर 4। टैक्स को पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, 2000 टैक्स फॉर द ईयर 2001 वॉज सेटल एट 90,000 बाय द असेसिंग ऑफिसर। बेटा पिछले साल के लिए टैक्स ऑफिसर ने असेसमेंट 90 पे किया। अब देखिए बेटा ये हमारा 2001 का टैक्स प्रोविज़न है, ये तो 2002 का है। 2001 के लिए टैक्स प्रोविज़न कितना बना हुआ था, 60 बना हुआ था बेटा, और टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई 90। असेसिंग ऑफिसर ने 90 का टैक्स डिटरमाइन किया। अब प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो आपने प्रीवियस ईयर में टैक्स जो प्रोवाइड किया था पिछले साल 60 का टैक्स ही आपने पीएनएल में डेबिट करके प्रोविजन फॉर टैक्स में क्रेडिट किया था लास्ट ईयर, जबकि टैक्स 90 का आ गया, मतलब आपने 30,000 का टैक्स कम प्रोवाइड किया था। देर इज़ ए शॉर्ट प्रोविजन ऑफ टैक्स फॉर ऑफ ₹30,000 इन लास्ट ईयर, मतलब इनका टैक्स एस्टिमेट गलत था, 30,000 का टैक्स इनका ज़्यादा निकला। और साथ में पिछले साल के लिए 2001 के लिए एडवांस टैक्स जो दिया जा चुका था ओनली 50 ही दिया था, टैक्स सिर्फ 50 ही दिया था बेटा पिछले साल के लिए, जबकि टैक्स निकला 90 है। मतलब दो चीज़ समझ में आई, पिछले साल के लिए प्रोविज़न अब बनाना पड़ेगा 30,000 से, और टैक्स 90 में से 50 दिया गया, 40 टैक्स और देना पड़ेगा पिछले साल के लिए। समझिए, तो बेटा यहाँ पर हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, बाय पीएनएल कब के लिए, फॉर लास्ट ईयर। बेटा हम जाके बुक्स तो रीओपन कर नहीं सकते पिछले साल की, और ये तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ये अलाउड है, क्योंकि असेसमेंट हमेशा इसका अगले साल ही होता है, इसलिए आप टैक्स को सिर्फ एस्टिमेट ही कर सकते हो। तो ये स्पेशल अकाउंटिंग है जिसमें पिछले साल का खर्चा इस साल के पीरियड से चार्ज किया जाएगा, और ये अलाउड है क्योंकि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। तो बेटा 90 का टैक्स का खर्चा आपका होना था, और आपने 60 ही खर्चा माना, 30 का खर्चा आपको इस साल के पीरियड में डेबिट करना पड़ेगा, और आपने किया होगा। तो बेटा 30 का तो आपने टैक्स ये बनाया होगा पीएनएल से, ध्यान रखिएगा 30 का टैक्स आपने प्रीवियस ईयर के लिए करंट ईयर में प्रोवाइड किया होगा। ये है टैक्स प्रोवाइडेड इन करंट ईयर इन 2002 फॉर 2001। 2002 में टैक्स प्रोवाइड हुआ है 2001 के लिए 30, ये तो हो गया। अब बेटा ये 90 हो गया, अब ये प्रोविजन कहाँ रहा, ये तो हो गया टैक्स पेबल, इसको ले जाओ टैक्स पेबल में, टू टैक्स पेबल 90, ये यहाँ से रिपीट होकर लाइबिलिटी में गया होगा टैक्स पेबल में। अब वो प्रोविज़न नहीं कन्फर्म हो गया, तब तक जब तक वो एस्टिमेट था तब तक वो प्रोविज़न था, इस साल वो कन्फर्म हो गया टैक्स पेबल बाय प्रोविज़न फॉर टैक्स 90। ये हमने टैक्स के प्रोविज़न को कन्फर्म होते ही लाइबिलिटी में ले गए, क्योंकि प्रोविज़न कब तक है, जब तक वो कन्फर्म नहीं था, कन्फर्म होती ही वो क्या बन गया टैक्स पेबल, उसको ले आया टैक्स पेबल में बेटा। अब इसके अगेंस्ट आपने टैक्स कितना दे रखा है 50, अभी एडवांस टैक्स एडजस्ट कर दो इस लाइबिलिटी से बाय टैक्स पेबल 50, यहाँ से क्रेडिट, और टैक्स पेबल में टू एडवांस टैक्स डेबिट कितना 50। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब कितना और पे करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के लिए टू बैंक, ये है आपने जो पे किया होगा 40 बैलेंसिंग फिगर, ये है टैक्स पेड, ये क्या है टैक्स पेड प्रीवियस ईयर के लिए, ये है टैक्स पेड, ये है टैक्स पेड, ध्यान रखिएगा बेटा ये टैक्स पेड है प्रीवियस ईयर के लिए, और ये क्या है टैक्स प्रोवाइडेड, ये 30 क्या है 30 टैक्स प्रोवाइडेड है। ठीक है, कहाँ से पीएनएल से। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग एडवांस टैक्स इस टैक्स पेबल से एडजस्ट हो गया इस तरह से, और आपका बेटा इस साल 40 का जो एडवांस टैक्स आ रहा है 40 ये 40 ये आपने इस साल पे किया होगा टू बैंक, तभी तो बैलेंस आया टू बैंक, ये पे किया होगा फॉर 2002 करंट ईयर के लिए एडवांस 40, ये 40 इसको देखकर पता पड़ा बैलेंसिंग फिगर। तो
तो बेटा 2002 के लिए 40 पे, ये है टैक्स पेड, ये है टैक्स पेड। बेटा ये टैक्स पेड और ये भी टैक्स पेड। ओके, टैक्स पेड दो हो गए क्या? ये भी टैक्स पेड, ये भी टैक्स पेड। ये टैक्स पेड कब के लिए है? पिछले साल के लिए, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी बेटा निकली थी कितनी थी? 90, जबकि टैक्स दिया कितना था? 50। 40 कब देना पड़ा? इस साल। ये तो पिछले साल के लिए। और बेटा 40 का एडवांस टैक्स, ये दिख रहा है ना एडवांस टैक्स, ये एडवांस टैक्स भी तो 40 इसी साल दिया होगा, तो कुल टैक्स पे किया गया होगा 80,000। तो 80 क्या आ गया बेटा? टैक्स पेड। और एक चीज़ और जो लास्ट है बेटा, जो ओपनिंग प्रोविजन था 60, 30 का हमने और बनाया इस साल से, कुल हो गया 90, 90 को लेकर टैक्स पेबल में, है ना। और ये जो क्लोजिंग दिख रहा है, क्लोजिंग प्रोविजन, ये कब बनाया गया होगा? इस साल के लिए, इसी साल, बाय P&L। ये कब के लिए? फॉर करंट ईयर 80। 80 का प्रोविजन कब बना होगा? इस साल। तो इसका मतलब बेटा P&L से जो प्रोविजन बना होगा 80 + 30, 80 + 30, 30 बना होगा प्रीवियस ईयर के लिए और 80 बना है करंट ईयर के लिए, क्योंकि आपका क्लोजिंग में प्रोविजन 80 है। ये क्लोजिंग प्रोविजन जो आपका 80 दिख रहा है बेटा, ये कब बना होगा? इस साल। तो आपका जो टैक्स 120 आपका जो नेट प्रॉफिट है, यह है आफ्टर टैक्स। इसमें टैक्स जोड़ना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये कौन सा आता है बेटा? टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, जो टैक्स इस साल प्रोवाइड हुआ है। बेटा टैक्स प्रोवाइड कितना हुआ? 30 तो हुआ था P&L से इस पिछले साल के लिए, और 80 हुआ था इस साल के लिए, करेक्ट। तो कुल टैक्स प्रोवाइडेड कितना हो गया? तो ये कितना आ गया बेटा? 2 लाख 120 + 110, 230। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 230। हमने 30,000 का टैक्स प्रोवाइड किया था प्रीवियस ईयर के लिए, बट करंट ईयर के P&L से, और 80 प्रोवाइड किया है करंट ईयर में, करंट ईयर के लिए। 80 करंट ईयर के लिए, 30 पिछले साल के लिए। कुल 110 का टैक्स हमने P&L से प्रोवाइड किया था, P&L से डेबिट किया था, तो जोड़ना भी वो पड़ेगा जो P&L में घटा हुआ था, तो वो जोड़ दिया 110। और टैक्स पेड, टैक्स पेड बेटा कितना आया? 40 तो आया प्रीवियस ईयर के लिए, और 40 एडवांस टैक्स करंट ईयर के लिए। कुल टैक्स पेड कितना आ गया? 80,000। ये है अकाउंटिंग फॉर टैक्स, ठीक है। ये तो हो गया बेटा। अल्टरनेटिवली बेटा है तो अकाउंटिंग यही, एक्चुअल अकाउंटिंग तो यही है। आप अच्छे से समझेंगे, समझ में आएगी। अदरवाइज इन शॉर्ट देखिए बेटा, मतलब कुछ नया तो आएगा नहीं, बस वही बात है। देखिए बेटा, एक तो होता है टैक्स प्रोवाइडेड, एक होता है टैक्स पेड, है ना, टैक्स पेड। अब बेटा टैक्स जो प्रोवाइड होता है फॉर लास्ट ईयर, फॉर करंट ईयर, और टैक्स पेड भी होता है। देखिए बेटा, अब टैक्स प्रोवाइडेड, बात तो सिंपल वही है, आप इसका अकाउंट मत बनाओ, सिंपल लिख दो, मतलब टैक्स प्रोवाइडेड इन P&L, है ना। और एक क्या आता है? टैक्स पेड। अब देखिए बेटा, फॉर 2001 और फॉर 2002, देखिए बेटा सिंपल सी बात है, आपका टैक्स जो था पिछले साल का प्रोविजन था 60, टैक्स बना 90 और प्रोवाइड हुआ था आपका 60, कितना और बनाना पड़ेगा? 30 का आपने खर्चा कम लिया था, इस साल लेना पड़ेगा पिछले साल के लिए। और बेटा आपका 2002 के लिए प्रोविजन कितना है? ये आपको दिख ही रहा है, क्योंकि बेटा 60 का जो प्रोविजन है वो तो सेटल हो गया प्रीवियस ईयर के लिए। 80 जो बचा हुआ है ये कब बना होगा? 80 बना होगा इस साल के लिए। तो कुल प्रोविजन कितना बनाया गया होगा? 110। अच्छा टैक्स पेड, बेटा टैक्स बना कितना पिछले साल का? 90 फॉर लास्ट ईयर, और पे कितना था इसमें से? 50 पिछले साल। तो बेटा कितना पे करना पड़ा इस साल? 40 पे करना पड़ा पिछले साल के लिए इस साल। अच्छा इस साल का एडवांस टैक्स का बैलेंस कितना आ रहा है? 40। इस साल का एडवांस टैक्स का बैलेंस 40 है, मतलब 40 कब के लिए पे हुआ है? इस साल का एडवांस टैक्स। तो ये पे हुआ है लास्ट ईयर के लिए अरियर ऑफ टैक्स, ये इस साल का एडवांस टैक्स। कुल टैक्स कितना हो गया बेटा? पेड 80। आप ऐसे भी शो करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
जो आपको सूट करे, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है बेटा, आप ऐसा कर लो। तो टैक्स प्रोवाइडेड 110 और टैक्स पेड 80, ऐसा भी कर सकते हो। और ठीक है बेटा, ये सब बेस्ट है। ओके, अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, और इसमें वर्किंग नोट पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। ये तो एक काफ़ी टिपिकल वर्किंग नोट था जो हमने बना लिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर लैंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि उसमें लैंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन तो है, डेप्रिसिएशन की रेट है 20% से है। क्योंकि उसमें एडिशन भी है, तो हमें वर्किंग नोट नंबर 2 से निकालना पड़ेगा परचेज, या हम सीधा अकाउंट बना लें। परचेज भी इससे निकलने वाली है और डेप्रिसिएशन भी इससे निकलना है। परचेज एंड डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, उसके लिए हमने अकाउंट बनाया लैंड बिल्डिंग का। टू बैलेंस BD, ओपनिंग लैंड बिल्डिंग 4 लाख, क्लोजिंग है 480। ओके, और बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, यहाँ आएगा टू बैंक एडिशन। ठीक है बेटा, इसमें से अब देखिए क्या होगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख देंगे तो कितना परचेज किया हुआ जाएगा, तो हमें देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन कितना। अब देखिए बेटा, देखिए बेटा, हम ये मानते हैं कि बिल्डिंग में एडिशन कब हुआ है, लिखा है क्या? नहीं लिखा कि एडिशन कब हुआ, बस ये लिखा है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है। ठीक है बेटा, हम अज्यूम करते हैं कि एडिशन बिगिनिंग में हो गया। तो देखिए, ये जो खरीदी होगी इस पर भी लगा होगा 20% डेप्रिसिएशन। हम ये अज्यूम करते हैं, साल के शुरू में खरीद ली तो इस पर भी लगा होगा 20% डेप्रिसिएशन। तो 20% इस पर भी लगा, 20% इस पर भी लगा, दोनों पे लगा 20-20%। तो इसकी वैल्यू भी बची होगी यहाँ पर 80%, और इसकी वैल्यू भी बची होगी यहाँ पर 80%। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी परसेंट है? 80% है। यदि ये वैल्यू 80% है, 4,80,000 यदि 80% है तो 20% कितना? ये आ जाएगा। करें इसको बेटा, क्या माना? हमने माना कि इस पर भी साल भर का डेप्रिसिएशन 20% लगा होगा। तो ओल्ड एसेट की वैल्यू भी WDV 80%, न्यू की WDV भी 80%, मतलब ये 480 दोनों मिलाकर कितना है? 80%। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो बेटा, हमने माना, देखिए ये 480 है, ये 80% है। तो 480 यदि 80% है, 80% इतना, तो 20% कितना? कितना है बेटा? 120। ये डिप्रिसिएशन आ गया फॉर द ईयर, तो ये हो गया 6 लाख, और ये हो गया बैलेंस फिगर रुपीज़ 2 लाख। अब देखो, 4 लाख पर 20% मतलब 80,000, 2 लाख का 20% 40,000, 80 और 40 एक 20 डेप्रिसिएशन रहा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड बिल्डिंग का तो बेटा यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना है? 120। ये हमारे ऊपर प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा एज ए नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1, ये प्लस करना होगा ना बेटा, प्लस 120। और जो लैंड बिल्डिंग खरीदी है, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग, दो लाख का आउटफ्लो, 2 लाख। ठीक है बेटा, अब अगला अकाउंट देखते हैं। अगला अकाउंट कौन सा बना लेते हैं? नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन देखें। नेक्स्ट
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्लांट अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3। प्लांट अकाउंट की जरूरत है क्या बेटा? प्लांट से निकालेंगे प्लांट डेप्रिसिएशन, प्लांट का डेप्रिसिएशन। ओके ओके ओके, इसमें तो एक चक्कर है, प्लांट अकाउंट अलग बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग बनेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये प्लांट अकाउंट बनेगा एट कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट पर है। प्लांट आपका ओपनिंग में था ₹3 लाख, क्लोजिंग में है 270, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग में था 30 और क्लोजिंग में है 50। ठीक है, अब देखिए बेटा, और नीचे लिखा है एक प्लांट बेचा गया जिसकी कॉस्ट 30 थी, तो बेटा वो जाएगा डिस्पोजल में, बाय डिस्पोजल अकाउंट में जाता है प्लांट। 30 का प्लांट बिक गया, वो गया डिस्पोजल में, तो हमें तो प्लांट अकाउंट की जरूरत ही नहीं, बट ठीक है बेटा, टेली हो गया। यहाँ कोई एडिशन नहीं है, ठीक है, बैलेंस की फिगर कुछ नहीं है, 30 का बिक गया, 50 हो। लेकिन यहाँ पर बेटा, यहाँ से एक चीज़ नहीं निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा? जब असेट बिकती है, असेट यहाँ से बाहर होती है और उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से बाहर होता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है। असेट जब बिकेगी तो वो असेट जो बिक गई 30 की, वो यहाँ से बाहर होगी कॉस्ट पर, और उसका डेप्रिसिएशन भी यहाँ से बाहर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका डेप्रिसिएशन। बेटा क्या था उसका डेप्रिसिएशन? टू डिस्पोजल में जाता है वो डेप्रिसिएशन। बेटा उसकी कॉस्ट थी 30 और उसकी WDV थी 10, WDV 10 थी, मतलब उसकी डेप्रिसिएशन कितना था? 20, यहाँ से बाहर हो जाएगा बेटा। तो 30,000 का था ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसमें से 20 का बाहर गया क्योंकि ये एसेट बिक गई, और क्लोजिंग बेटा 50 बचा है, मतलब बाकी डेप्रिसिएशन इस साल लगाया गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस से। ये है बैलेंसिंग फिगर। बेटा फिर से देखो, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30, उसमें से 20 चला गया क्योंकि एसेट बिक गई, तो एसेट बिकते ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से उसका एसेट का डेप्रिसिएशन बाहर कर देते जो बिक गई। 20 बाहर होने के बाद बैलेंस बचना चाहिए 10, लेकिन बच रहा है 50, तो इसका मतलब 40 का डेप्रिसिएशन इस साल लगा होगा। ये है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 40,000 बैलेंस फिगर, तो ये भी ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन भी नेट प्रॉफिट में ऐड होगा एज ए नॉन कैश चार्ज। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट प्लस 40, 40 का डेप्रिसिएशन ये भी ऐड हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा ये 10 की WDV थी, बिका भी कितने में? 10 में। ये प्लांट 10 में बिका, बुक वैल्यू में बिका है, मानना पड़ेगा नो प्रॉफिट नो लॉस। सेल ऑफ प्लांट, 10 का प्लांट 10 पे ही बिक गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। एज्यूम करना पड़ेगा बुक वैल्यू में बिक गया, क्योंकि लिखा नहीं है कि प्रॉफिट में बिका, लॉस में बिका, कितने में बिका। मान लिया 10 का 10 में बिका, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये हो गया हमारा प्लांट अकाउंट का एडजस्टमेंट, है ना बेटा। फिर आता है अगला इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4। जरूरत है क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट हमारा था ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग बचा, अच्छा बनाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इसमें परचेज भी है सेल भी है। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट ₹1 लाख, 1 लाख की ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, और बेटा क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है 70,000, 70,000। ठीक है, और क्वेश्चन में पॉइंट नंबर में दिया है 7 में इन्वेस्टमेंट परचेज टू बैंक दिया हुआ है बेटा। कितने के खरीदे? 40 के खरीदे। ये 40 जो खरीदे बेटा आउटफ्लो में तो आएगा ना, ये आउटफ्लो का आएगा 40 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 40, और आउटफ्लो हो जाएगा 40 का खरीदे।
क्वेश्चन बनाने वाले ने अजीब बात है, इन्वेस्टमेंट में इनकम नहीं दी है, ठीक है छोड़ दो, रेट भी नहीं दी है, इनकम नहीं दी, छोड़ दो, नहीं हुई होगी। अच्छा बेटा, इन्वेस्टमेंट 1 लाख के थे, 40 खरीदे, इन्वेस्टमेंट कितने हो गए, 140 हो जाना चाहिए, पर बेटा 70 ही बच रहे हैं, 70 बच रहे, मतलब बाकी बिक गए बाय बैंक, और बाकी बिके हैं 10% लॉस पर बाय P&L। बेटा कितने में बिके, अब 10% लॉस पे बिके, तो बेटा इन्वेस्टमेंट थे 140 के, बचे 70 के, मतलब बिके कितने, 70 के ही बचे, मतलब 70 वाले बिक गए, 10% लॉस मतलब 7 ईयर का लॉस, तो मिला कितना होगा बेटा, 63। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमें स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत लेंदी है। तो बेटा अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 63 मिला, ये हमारा इन्फ्लो में आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 63, और बेटा जो लॉस हुआ होगा ना 7 का, ये लॉस घटा हुआ होगा प्रॉफिट लॉस में, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जोड़ना पड़ेगा एज ए नॉन कैश आइटम, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस में 7 घटा हुआ, तो 100% होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट पे आते हैं हम, नेक्स्ट अकाउंट क्या है, स्टॉक, स्टॉक का इंक्रीज, अब यहाँ इंक्रीज इन स्टॉक लेना पड़ेगा, तो बेटा इंक्रीज मतलब ओपनिंग 90 है, इसमें वो एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, स्टॉक के इंक्रीज को, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है, तो हमें एक काम करना बेटा जब यहाँ पर स्टॉक आपको दिया है 90, और आपको पता है बेटा कल पिछले साल स्टॉक जो 20 का था उसको गलती से 27 पे ले लिया था, तो ओपनिंग स्टॉक 7 से बढ़ा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको बेटा हम अच्छे से समझ चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक को 7 से कम करेंगे तो साथ में ओपनिंग P&L को भी कम करना पड़ेगा, ध्यान रखें, ओपनिंग P&L। तो हम एक काम करें ना बेटा, वर्किंग नोट नंबर 5 में P&L अप्रोप्रिएशन बना ही लें, ये ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा, ओपनिंग बैलेंस है 45, इसको इतने से कम करना पड़ेगा, 7 से इसको कम करना पड़ेगा, 7 से ये भी कम करो, और ओपनिंग स्टॉक को भी 7 से कम करो, ओपनिंग स्टॉक कितना था बेटा 90, इसको भी कितने से कम करो, 7 से कम करो, ये ओपनिंग स्टॉक आया। अब हमने 7 से ओपनिंग स्टॉक भी कम कर दिया, 7 से ओपनिंग प्रॉफिट भी कम कर दिया, है ना बेटा, तो प्रॉफिट 7 घटाकर कितना आया, 38,000 आ गया, ओपनिंग प्रॉफिट करेक्ट। पिछले साल के प्रॉफिट को भी 7 से कम कर दिया, पिछले साल के स्टॉक को भी 7 से कम कर दिया, ठीक है। अब स्टॉक 83 हो गया बेटा, 83 का स्टॉक बढ़कर हो गया 120, तो 83 माइनस 120, तो 37 से स्टॉक बढ़ा, तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो। फिर है बेटा डेटर्स, डेटर्स डेटर्स जो है 1 लाख से घट के 86 हुए, घटे, डिक्रीज इन डेटर, इनफ्लो, डेटर घटे मतलब कैश आई होगी, 14,000 की कैश आई होगी, डिक्रीज इन डेटर से, ओके ठीक है बेटा। एडवांस टैक्स अकाउंट हम ले ही चुके हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं 20 से बढ़कर 45 हुए, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, बेटा असेट बढ़ी, एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंस असेट है, असेट बढ़ना मतलब कैश गई होगी, क्योंकि असेट खरीद बढ़ने से कैश जाती है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 20 से, तो 25,000 से एक्सपेंसेस बढ़े, असेट बढ़ी, ये हमारा क्या हो गया, आउटफ्लो, असेट बढ़ना मतलब आउटफ्लो, ठीक है। बैंक और कैश को कैश भी ले चुके हैं। इधर बेटा शेयर कैपिटल 5 लाख की कैपिटल 7.5 लाख होगी, इसका अकाउंट की जरूरत क्यों नहीं बेटा, हम समझ चुके हैं, 1 लाख का इसमें इशू आया है, बस 1 लाख का हमको कैश मिला है, ये आएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, इस पर प्रीमियम मिली है, प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, ये भी दिखा दो बेटा। बाकी तो बेटा 50,000 का बोनस इशू है, उससे कैश नहीं आई, 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्जन है,
इसलिए 1 लाख का कैश नहीं आई। अच्छा बेटा शेयर केबल को हम समझ चुके हैं, अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं बेटा। 5 लाख की शेयर केबल थी, 1 लाख बड़ी, ये हमने ले लिया, 6 लाख हो गई। 50 से बड़ी बोनस से कैश नहीं आई, 650 हो गई। 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया गया, तो इक्विटी शेयर भी बढ़ी, प्रेफरेंस कम हुई, इसके बदले ना कैश आई ना गई। तो बेटा बस यही कैश आई। प्रेफरेंस शेयर को छोड़ दो, क्योंकि 1 लाख का रिडम्पशन हुआ है लेकिन कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ क्योंकि कन्वर्सन हुआ, और डिविडेंड की रेट नहीं दी गई प्रेफरेंस शेयर पे, तो डिविडेंड को इग्नोर करो अभी तो। हाँ, प्रीमियम आ गया। जनरल रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा, जनरल रिजर्व बना लेते हैं। ये अकाउंट इसके सपोर्ट में, P&L के सपोर्ट में, कि कितना रिजर्व इस साल बना। ओपनिंग रिजर्व था 70, क्लोजिंग रिजर्व है 1 लाख। और बेटा इस साल आपको पता है ना बोनस इशू, हमने पढ़ा था ना बोनस कितना, बोनस बेटा बोनस कितना था, हर 10 शेयर पर 1 शेयर। तो ओपनिंग में शेयर कितने थे, 50,000। नंबर ऑफ शेयर कितने आए, 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 10। तो बोनस अमाउंट कितना आया, 50,000। ये बोनस आ गया 50, वो यहाँ से ही हुआ ना जनरल रिजर्व से। तो बेटा रिजर्व ओपनिंग 70 था, 50 गया बोनस में, बचना चाहिए था 20, बच रहा है 1 लाख। तो इसका मतलब P&L से इस साल रिजर्व बनाया गया, कितना बना बेटा, 80,000 का रिजर्व इस साल बना है यहाँ से, टू जनरल रिजर्व 80। ठीक है, ओपनिंग P&L 38 में लिया है, और क्लोजिंग P&L जो क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग P&L बेटा 50 गिवन है। और बेटा ध्यान रखना, ये क्लोजिंग को ठीक करने की ज़रूरत नहीं, जब ये गलती साल के बीच में ठीक कर दी गई, साल के बीच में ठीक कर दी गई है गलती 7,000 वाली, मतलब क्लोजिंग बैलेंस तो करेक्ट ही है ना, मेरी बात को ध्यान देना। जब ये गलती साल के बीच में ठीक कर दी गई, यदि कोई गलती साल के बीच में ठीक कर दी जाए, मतलब क्लोजिंग बैलेंस तो करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो क्लोजिंग बैलेंस तो करेक्ट ही दिया हुआ है। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब इनफ्लो, इंक्रीज इन वेजेस, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। लाइबिलिटी बढ़ी मतलब इनफ्लो, क्योंकि लाइबिलिटी का घटना नहीं आउटफ्लो, पेमेंट किया होगा, लाइबिलिटी बढ़ी मतलब इनफ्लो। फिर क्रेडिटर बढ़े, इंक्रीज इन क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर 90 से 115, 25 से बढ़े, सॉरी इनफ्लो, लाइबिलिटी बढ़ी मतलब इनफ्लो, लाइबिलिटी का घटना आउटफ्लो है तो बढ़ना इनफ्लो है। टैक्स प्रोविजन अकाउंट हम कर ही चुके हैं, और प्रोविजन फॉर डेप्रेशन को हम डील कर चुके हैं। अब कोई एडजस्टमेंट बचा क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, हम देखें एडजस्टमेंट सभी हो चुके बेटा, लगभग सब हो चुके। हाँ, डिवेंचर का इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को हम भूल गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000, 6 महीने का, वो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट में घटा हुआ। और क्यों क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम फाइनेंसिंग में आउटफ्लो लेने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। जो बेटा हम कई क्वेश्चन में कर चुके हैं, 10 का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6 महीने का, क्योंकि साल के बीच में डिवेंचर रिडीम हो गए हैं। अच्छा, डिवेंचर रिडीम वाला पॉइंट तो भूल ही गए, डिवेंचर रिडीम हुए ना, 2 लाख का ये आउटफ्लो होगा, और क्या बचा, ये भी हो गया। अब देखिए क्या बचा बेटा, चलें आगे बढ़ें, ठीक है। हाँ, ये तो बच ही गया बेटा। अब यहाँ से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओपनिंग P&L कितना था, 38 करेक्ट वाला, 45 गलत वाला था, उसको हमने ठीक कर लिया, उन्होंने भी ठीक कर लिया, हमने भी ठीक कर लिया। 80 गया है रिजर्व में, 50 का क्लोजिंग प्रॉफिट बचा हुआ है। बाय नेट प्रॉफिट, बेटा यहाँ कितना नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, 120। ये प्रॉफिट बेटा गिवन है, हमेशा हम ये निकालते थे, ये गिवन है। तो बेटा ओपनिंग प्रॉफिट 38 था, 1 20 हुआ प्रॉफिट, तो हमारा ये बैलेंस कितना हो जाना चाहिए, बैलेंस हो जाना चाहिए हमारा 158। 158 में से
80 गया है रिजर्व में और उसके बाद भी 50 बचा हुआ है, तो इधर तो 130 हो रहा है, तो इधर बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, क्या होगा सोचना पड़ेगा। प्रॉफिट था 158, ओपनिंग बेटा 38, देखो कैलकुलेटर पे, प्रॉफिट था ओपनिंग 38, हुआ 120, हो गया 150, उसमें से 80 गया जनरल रिजर्व में, तो 158 में से यदि 80 गया रिजर्व में तो बचना चाहिए 78, बच रहा है 50, इसका मतलब 28 का प्रॉफिट कहीं अप्रोप्रिएट हुआ है, कहाँ गया होगा, डिविडेंड, मानना पड़ेगा ये प्रॉफिट डिविडेंड। अब ये प्रेफरेंस और इक्विटी से मिला के है, डिविडेंड मान लेंगे 28 बैलेंसिंग फिगर, ये 28 का डिविडेंड पे हुआ होगा, ये P&L का बैलेंसिंग फिगर है। मतलब क्वेश्चन बनाने वाला बहुत चतुर था, उसने प्रॉफिट देकर डिविडेंड छुपा लिया, तो हमने निकाला बेटा। फिर से देखो, ओपनिंग प्रॉफिट था, तो भी नई चीज़ आती ना तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। ओपनिंग प्रॉफिट था 38, प्रॉफिट हुआ 120, हो गया 158, 158 में से 80 गया रिजर्व में, तो बचना 78 चाहिए, पर बच 50 रहा, मतलब 28 कहीं प्रॉफिट अप्रोप्रिएट हुआ है, कहीं गया, कहाँ गया होगा, प्रॉफिट शेयर घर ले गए होंगे, ड्राइंग मतलब डिविडेंड, ये डिविडेंड पेड भी लेना पड़ेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, डिविडेंड पेड, वर्किंग नोट नंबर जो भी हो 28, मतलब प्रॉफिट देकर उसने हमसे चतुराई की, डिविडेंड छुपा लिया, डिविडेंड पेड हमने निकाल लिया बेटा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब बस टोटलिंग करनी है बेटा अपने को, तो मैं शुरू करता हूँ। 230 प्लस 120 प्लस 40 प्लस 7 प्लस 10, ये हो गया 4,07,000, 4,07,000। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें से स्टॉक बढ़ा, 37 से कैश गई होगी, डेटर कम हुए, कैश आई होगी, -25 फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लस लाइब्रेरी बढ़ी 5,000 से और 25,000 से, तो ये आ गया, कितना आया, एक मिनट, 4,07,000 एक चीज़ हमारी रहेगी बेटा, इसमें एक चीज़ क्या रहेगी, गुडविल तो हमने लेना भूल ही गए, गुडविल राइट ऑफ का पॉइंट सोचा था ना अपन ने, गुडविल राइट ऑफ कितना था बेटा, 1,000, वो भी तो आएगा 1,000, वो भी जुड़ेगा, प्लस, तो मिलाकर ये हो गया बेटा 4,08,000, ये हुआ 4,08,000, ठीक है। अब 4,08,000 -37 प्लस 14 -25 प्लस 30, कितना हो गया 3,90,000 है ना, 390, ये आ गया कैश फ्रॉम, ये आ गया 310, टैक्स पेड है 80, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 310, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर इन्फ्लो में 10 और 63 73 का तो इन्फ्लो है बेटा, यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्फ्लो 73 का है, 63 का सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और 10 का सेल ऑफ प्लांट, 73 का इन्फ्लो और आउटफ्लो है 2 लाख का लैंड बिल्डिंग पर, 40 का इन्वेस्टमेंट पर, 240 240, 167 का नेट कैश यूज मतलब आउटफ्लो है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, ठीक है बेटा। अब फाइनेंसिंग लास्ट बेटा, इनफ्लो 110 है, 1 लाख इक्विटी शेयर से, 10 प्रीमियम से, और आउटफ्लो 10,000 का इंटरेस्ट दिया गया डिवेंचर पर, 2 लाख डिवेंचर रिडीम किए गए और
28 का डिविडेंड जो हमने फाइंड आउट किया था, ये आया 128। ये भी बेटा आउटफ्लो आ रहा है, ये भी नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग। अब चेक कर लो, 310 का इनफ्लो माइनस 167 का आउटफ्लो माइनस 128 का आउटफ्लो, ये 15 का हमारा आंसर आ गया। नेट इंक्रीज इन कैश इन कैश इक्विवेलेंट 15,000। ओपनिंग कैश थी 130, 15 से कैश बड़ी हो गई 145, है ना बेटा। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन तो था, कॉम्प्लिकेटेड भी था, पर एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा अपर क्वेश्चन है। पर ऐसे क्वेश्चन करने से हम एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन को इजीली मैनेज कर पाएंगे। अच्छे से समझिए, उसके बाद डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिए। लेकिन बेटा कई बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं और डाउट पूछते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है वो आधी चीज़ें जो व्हाट्सएप में सॉल्व करता हूँ ना, क्वेश्चन बेटा ठीक से पढ़ो, देखो तुमने ये नहीं पढ़ा, वो दिक्कत आती है। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और समझो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो भी दिक्कत आए मुझसे पूछो। टेक्स्ट पैड को बेटा मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वो भी 2 मेथड से। अब व्हाट्सएप पे समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मैंने 2 मेथड समझा दिया है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। आपको बस यही सॉल्यूशन है, व्हाट्सएप पे मेरे लिए टेक्स्ट का प्रोविज़न समझाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको और कोई टेक्निकल इशू हो तो ज़रूर मुझसे बात कीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।